Hey guys, this is Neeraj and you're watching Qtrix 2.0। Qtrix के इस ऑफिशियल चैनल Qtrix 2.0 पे आपका स्वागत है। और अभी मैंने इस वाली पर्टिकुलर सीरीज में हम कर रहे हैं जो डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। डेली हम 4 से 5 क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। नोटिफिकेशन आते ही हमारे सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। आपको बेसिक पढ़ना है तो बेसिक पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बेसिक्स को ज़रूर पढ़ सकते हैं और उनको एक बार ज़रूर पढ़िए। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है ही, साथ में मैथ्स को सीखने के लिए आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक्स का शुरुआत हमेशा परसेंटेज से करिए, परसेंटेज करिए, फिर रेशियो प्रपोर्शन करिए, फिर प्रॉफिट लॉस करिए और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होते रहिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सीरीज से जो हमारा मोटिव था वो कि ये था कि मैथ्स में हम 50 से 50 पूरा फुल स्कोर करेंगे। और आज की उस क्लास में उसी मोटिव के साथ हम शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है हमारे सामने, यदि P अनुपात Q बराबर 3:4 तथा Q अनुपात R बराबर 8:9 तो R अनुपात P कितना होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर पढ़े, इफ P रेशियो Q इज इक्वल टू 3:4 देन एंड Q रेशियो R इज इक्वल टू 8:9 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R रेशियो P। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो क्या कि P अनुपात Q जो है वो 3:4 है। ये जो क्वेश्चन है वो रेशियो प्रपोर्शन का है। तो एक बार रेशियो प्रपोर्शन के टॉपिक को ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पढ़ें और जब नोटिफिकेशन आ जाएंगे तब तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए आपको दिया हुआ है P रेशियो Q। P रेशियो Q दिया हुआ है 3:4। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि P अपॉन Q आपको दिया हुआ है जो है 3/4। फिर आपको Q रेशियो R दे रखा है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 8:9, यानी Q अपॉन R की वैल्यू आपको दे रखी है 8/9। तो आपको R रेशियो P निकालना है, यानी आपको जो वैल्यू निकालनी है वो R अपॉन P की निकालनी है। ठीक है, तो हमारा फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि R अपॉन P हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा है P अपॉन Q और ये है हमारा Q अपॉन R। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं P बाई क्यू इंटू Q बाई R को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा Q से Q कैंसिल हो जाता है और जो मेरे पास आता है वो P अपन R होता है। तो ये चीज़ आ गई, रिवर्स कर देंगे P अपन R को R अपन P कर देंगे बाद में, और फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, R अपन P में रिवर्स कर सकते हैं। तो Q से Q कैंसिल हो जाता है तो P अपन R ही तो मिलेगा। मतलब अगर आप P अपॉन Q और Q अपॉन R को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, P अपॉन R मिलेगा। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। P अपॉन Q कितना है, 3/4 है। Q अपॉन R कितना है, 8/9। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से कट गया, 4 2 8। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि Q से Q काटा तो आप इससे ये भी कट जाए, नहीं ऐसा नहीं है। बस एक आपको रिलेट करना है इससे कि अगर हम P बाई क्यू इंटू Q बाई R रखते हैं तो हमें जो भी वैल्यू आएगी चाहे वो जैसे भी कटे वो हमारी P बाई R की वैल्यू आएगी। 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी जो P अपॉन R की हमारी वैल्यू आ गई वो आ गई 2/3। अगर P अपॉन R की वैल्यू 2/3 आ गई, यानी तो इसका मतलब R अपॉन P की जो वैल्यू होगी इसको रिवर्स कर दीजिए, 3/2 हो जाएगी। और R अपॉन P की वैल्यू अगर 3/2 है तो R रेशियो P कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ऑप्शन आपके पास दोनों दिए हुए हैं, 2:3 और 3:2 भी दिया हुआ है। तो बिल्कुल देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, जल्दीबाजी नहीं करनी है एग्जाम में। ठीक है, ऐसा ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये चीज़ नहीं करनी है। जब तक आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, एकदम रिलैक्स होकर पेपर को अटैम्प्ट नहीं करोगे, तब तक आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट के अंदर है 7/875 का मान क्या होगा। अब सबसे पहले इसके लिए जो भी कई सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको क्यूब रूट का मतलब नहीं पता, तो मैं उनको ही बता देता हूँ। देखो, जब हम लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि 4 इंटू 4। ठीक है, और 4 इंटू 4 क्या होता है, 16। एक तो फॉर्मेट है जब हम इस दिशा में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हमें इस डायरेक्शन से इधर आना हो तो हम क्या करते हैं, तो हम लिखते हैं अंडर रूट के अंदर 16। तो अंडर रूट के अंदर 16 का क्या मतलब होता है, अंडर रूट के अंदर 16 का मतलब ये होता है कि 16 एक ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर है, जो किसी का वर्ग है। तो ये जो नॉर्मल अंडर रूट है इसका मतलब होता है स्क्वायर, यानी वर्ग है। लेकिन जब यहाँ पे 2 होता है, लेकिन 2 को हम लिखते नहीं है। लेकिन इसी के उलट, इसके अपोजिट, जब जो ये 16 की जगह, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ 2 के पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8। अब इसको मैं लिखूंगा कि 8 अंदर है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, ये क्यूब रूट है। जैसे इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल,
और ये क्या है आपका क्यूब रूट यानी घनमूल, समझ में आया? इसको हिंदी में कहते हैं आपका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, और ये होता है आपका क्यूब रूट यानी घनमूल। यानी किसी एक संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई किया होगा तब जाके ये नंबर हमारा आया होगा। तो सिमिलरली 7/875 की वैल्यू आपको निकालनी है। सेम वही चीज़ है कि किसी एक संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई किया होगा तब जाके आपका ये आया होगा। अब यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन हो गया होगा कि सर ऊपर 7 है, 7 किसका क्यूब हो सकता है ना? 7 तो किसी का क्यूब नहीं हो सकता। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये हो गया क्यूब रूट और ये हो जाएगा 7/875। अब हम 7 से इसको कट करेंगे, नीचे कट हो जाएगा आराम से। 7 1 जा 7 बचा 1, 7 2 जा 14 बचा 3, 7 3 जा 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 125 हो गया। यानी जो वैल्यू निकल के हमारे पास आई वो आई क्यूब रूट के अंदर 1/125। ठीक है, 1 छूट गया, 125। तो उसका क्या मतलब है? 1 कैसे आएगा भाई? किसी एक संख्या को 3 बार उसी संख्या से मल्टीप्लाई किया होगा तब 1 आया होगा, तो वो संख्या 1 ही होगी, है ना? और 125 यानी 5, यानी आप 5 का अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 बार यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 करोगे तो 5 5 जा 25, 25 2 5 जा 125 आता है। यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बस रिलैक्स करके सोचना है। देखो मैथ्स में ना हमेशा हमें सोचना है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हम इस पोजीशन के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स को रटोगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन, नहीं, मैथ्स में आपको ये ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी क्या क्या है भाई, इस स्टेप के बाद मेरे पास क्या क्या हो सकता है वो सब लगा दो, कहीं ना कहीं तो आंसर आएगा। हालांकि जब तक आपका एग्जाम होगा मैं ऐसी कोई नौबत नहीं छोड़ने वाला कि आपको कुछ ना आए, आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चंस को ध्यान रखो। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूँ, और पहले भी करवा चुका हूँ का मतलब यही कि ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि अगर आप किसी बुक को देखेंगे तो इस क्वेश्चन को एक्स एज्यूम करके कराया गया होगा, और पहले मैंने कैसे कराया है वो भी मुझे याद नहीं है, ठीक है ना, लेकिन होपफुली मैंने इसी मेथड से कराया होगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। हमेशा जब प्रतिशत वृद्धि की बात करी जाती है तो हमें ये कोशिश करनी है कि जो हमारा बेस वैल्यू है वो 100 आए, तो कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। अगर आप एक्स एज्यूम करेंगे तो कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक आयत की बात करी जा रही है, ये हो गया हमारा आयत, आयत मतलब रेक्टेंगल। अच्छा इंग्लिश वालों के मैं बोल देता हूँ ये क्वेश्चन, इफ वी डबल द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। एक तो ये हो गया, और हमारा एक जो है ये हो गया, 2 रेक्टेंगल हो गए। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल आए वो 100 आए, जो क्षेत्रफल आए वो 100 आए। मतलब हम ये अज्यूम करते हैं कि इसकी लेंथ जो है कितनी है, 20 हो गई, और इसकी जो विड्थ है वो 5 हो गई। ठीक है, इसकी लेंथ 20 हो गई और विड्थ है 5। अब आप बोलोगे सर 20 और 5 क्यों लिया? आप कुछ भी ले सकते हो, बस हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि 20 और 5 जो भी हम लें यहाँ पे, वो यहाँ पे हमारा क्या है, 100 आए। यहाँ पे क्या है हमारा, 100 आए। तो ये हमारा 100 आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक, 100 कैसे आया? क्योंकि एक आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और 20 पंजे 100 यानी 25 से 100। अब 100 ही क्यों लाना है हमको? क्योंकि हमें क्षेत्रफल ही तो कंपैरिजन करना है। जहां पे 2% को कंपैरिजन करने की बात आएगी वहां पे आप बेस वैल्यू को 100 ही लोगे तो कंपैरिजन करना आसान रहेगा, आपको एक स्टेप से आगे आप बच सकते हो। तब क्या बोला कि लंबाई और चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए, तो 20 का दोगुना इसको हमने 40 कर दिया, 5 का दोगुना इसको हमने 10 कर दिया, तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 400 हो गया। देखो कंपैरिजन कितना कितना आसान हो गया, पहले था क्षेत्रफल 100, अब हो गया 400। तो आपको पता है कि अगर हम बेस वैल्यू को 100 मानते हैं और अगर हम 20% बढ़ाते हैं तो 20% बढ़ाने के बाद 120 आता है। हमको पता कैसे आता है, 100 गुणा, दो तरीके से आप समझ सकते हो, 100 इंटू 120/100 कर लेते हैं हम, या हम 100 प्लस 100 का 20% कर लेते हैं। यही तो करते हैं, इसमें भी 120 आता है, इसमें भी 120 आता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर 100 हम बेस वैल्यू मानते हैं तो हमारी परसेंटेज की कैलकुलेशन जो है आसान हो जाती है ना। तो 100 हमारा पहले वाला एरिया, बाद वाला एरिया 400। तो मैं कहाँ पे था, मैं ये कह रहा था कि अगर 20% बढ़ा रहे हैं तो प्लस 20, 100 आ गया, मतलब 100 में कितना बढ़ा, 100% में कितना बढ़ा, 20% बढ़ा, है ना। तो उसके बाद आपका जैसे यहाँ पे मान लो कि वैल्यू 100 है और दूसरी वैल्यू 150 आई है, इसका मतलब कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। सिमिलरली मान लेते हैं कि मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली मान लेते हैं कि एक वैल्यू थी, एक क्षेत्रफल था आपका 100, एक क्षेत्रफल था,
और अब वो जो है 80 हो गया है। तो कितना परसेंट डिक्रीमेंट हुआ है? 20% का डिक्रीमेंट हुआ है। तो सेम यहाँ पे भी तो है, पहले जो क्षेत्रफल था, जो एरिया था वो 100 था, अब जो क्षेत्रफल है वो 400 है। तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है? कितना जोड़ा आपने 100 में? 300% जोड़ा। कितना जोड़ा? 300% जोड़ा। 100 में जब 300% जोड़ोगे तभी तो 400 आएगा। इसका अगर मैं प्रूफ बताना चाहूँ तो मैं ऐसे बताऊंगा कि 100 था, इसमें हमने ऐड किया 100 का 300 अपॉन 100, 100 से 100 कटा, 100 प्लस 300 आ गया आपका 400। ठीक है, तो ये सब जो मैंने समझाया ये सब आपको वहां करने की आवश्यकता नहीं है, ये बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि हमेशा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाले में कोशिश करिए कि बेस वैल्यू आप 100 माने। अगर इसको x मानोगे तो बाद में जाके फिर इससे इसको माइनस करोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे, बहुत डिफिकल्टी है। ठीक है, हमेशा सिंपल मेथड से क्वेश्चन को करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप परसेंटेज वाली सीरीज जरूर देखना यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 2/3 गुणा 3/5/6 डिवाइड बाई 1/4 का 2/3 का मान कितना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे पहले, जो 3 के बट्टे में है। तो ये क्या है भाई, इसको अलग से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/6। क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, तो डिवाइड के सिंबल को हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले का को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, का या ऑफ, अगर इंग्लिश वाले बोलेंगे तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। डिवीजन से पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो कहीं पहले इसको सॉल्व मत कर देना, ये बाद में सॉल्व होगा। तो ये डिवाइड का सिंबल ऐसा ही रहेगा, 4 1 जा 4 और 1 5/4 इंटू 2/3। भले ही यहाँ पे ऑफ का इंटू हो गया है, लेकिन पहले सॉल्व यही होगा, पहले आप इसको सॉल्व नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा। ध्यान रखिएगा, पहले का सॉल्व होगा। तो 2 से काटा, 2 2 जा 4 हो गया, तो ये हो गया 5/6 डिवाइडेड बाई 5/3 जा 6। तो भाई 5/6, 5/6 कितना होता है? 1 होता है। इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर होता तो हम इसको इस तरीके से करते, 5/6 इंटू 6/5। डिवीजन के सिंबल को इंटू में चेंज करके इसको रिवर्स कर देते, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, आ गया आपका 1। तो नहीं, इस पूरे का मान 1 आया। अब देखो, अगर हम गलती करते, मान लो कि हमें जो बॉडमास का रूल कहता है, बॉडमास का रूल हमें क्या कहता है कि हम पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर पे डिवीजन करते हैं। अगर आपने वहां पे गलती से डिवाइड पहले कर दिया तो आपका 1 यहाँ पे नहीं आएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसको भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ अभी, पहले नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2/3 इंटू 3 और नीचे कितना आया, 1 आया, तो 3 से 3 कट गया, आंसर हमारा आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब अगर हमें यहाँ पे कुछ अलग करते, मान लो गलती करते, तो हम क्या करते इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करते, 5/6, हमें पता है कि पहले डिवीजन सॉल्व करते हैं, तो डिवीजन के लिए हमने इसको इंटू कर दिया और इसको 4/5 कर दिया और फिर इंटू 2/3 कर दिया। तो 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 तियां 6 हो गया। तो देखो 2 दूनी 4/6, ये 1 की जगह 4/6 आता फिर, और आपका आंसर यहीं पे गलत हो जाता। तो भले ही इंटू आ रहा है, लेकिन इंटू से पहले ये ऑफ है या का है, जो ये का वर्ड लिखा हुआ है ना, या ये है, तो का या ऑफ को आप पहले सॉल्व करोगे, फिर जाके डिवीजन का नंबर आएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 2। ठीक हो गया। अच्छा, एक बार एक चीज चेक करते हैं कि 2/3 गुणा 4, सॉरी 6 इंटू 3/4, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, देखो 2 तियां 6। हालांकि इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है गलती का, लेकिन हो सकता है कि गलत करने के बाद भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ हो, तो ये भी करते हैं एग्जामिनर्स। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है तो उनमें से एक कोण क्या होगा। तो अब संपूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण का मतलब 2 टाइप के कोण होते हैं इंग्लिश में, जिनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या डिफरेंस है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिसमें दो अलग अलग एंगल है। मान लो एक एंगल एक्स है और दूसरा वाई है, उनका योग जो है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सिमिलरली जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उसमें x प्लस वाई, यानी दो एंगल्स का योग 180 होता है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री को हम संपूरक कहते हैं। ठीक है, संपूरक कहते हैं हिंदी में। अब कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में एग्जैक्टली क्या कहते हैं वो मुझे भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, मुझे लगता है पूरक कोण कहते हैं जहाँ तक, एक बार चेक कर लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं उस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ। तो संपूरक कोण क्या होता है, जिसमें दो का योग 180 होता है। तो यहाँ पे संपूरक कोण 44 का डिफरेंस है ना। तो अब ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो देख लो, अगर सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक कोणों का योग कितना है, 40, x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 180 हो गई, और आपसे बोला गया है कि कोणों का अंतर 44 है, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 44 हो गई। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको जोड़ दो, तो उसमें से एक कोण क्या होगा। ठीक है,
तो जोड़ देंगे इसको, तो देखो y प्लस का y माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया आपका 2x की वैल्यू हो गई 180 और 44 हो जाएगा 4, 8 4 12, एक और एक 2, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 112 डिग्री। अब यहाँ पे 112 डिग्री है कहीं नहीं है, तो x की वैल्यू अगर 112 डिग्री है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 180 में से आप 112 को माइनस कर दोगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6, यानी 68 डिग्री आपका आंसर होगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है इतना। तो चलिए आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हमको करने थे। होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे ज़रूर वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।